हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बीएड एंट्रेंस के एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसका नाम है मनोविज्ञान की विधियाँ। मनोविज्ञान की बहुत सारी विधियाँ होती हैं जिसमें से हमने टॉप 10 का सिलेक्शन किया है। कितने का? टॉप 10, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको अन्य भी सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन हम उन्हीं को आज सिलेक्शन कर रहे हैं जो आपके विगत वर्षों के एग्ज़ाम में आया है या उससे रिलेटेड प्रश्न आने वाले हैं या उसी से रिलेटेड कहीं ना कहीं प्रश्न पूछा है। मैंने उन सारे चीज़ों का एनालिसिस करके उसको चुना है और उनकी विधियों को चुना है। देखिए, एक मनोविज्ञान की विधियाँ होती हैं, एक शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ होती हैं, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे बात हो रही है मनोविज्ञान की विधियों की। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां अलग होती है और मनोविज्ञान की विधियां अलग होती हैं, तो इन दोनों में यही डिफरेंस है। लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, जो आपको ऑन स्क्रीन पे दिख रहा है, मनोविज्ञान की विधियां, न कि शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां। मनोविज्ञान की विधियां जानने के लिए जितने लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिए जो बीएड के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनको अधिक से अधिक लाभ मिल सके, क्योंकि ये वाला टॉपिक बीएड एंट्रेंस में बहुत कम ही लोग पढ़ाते हैं। और हमारे चैनल के माध्यम से ये वीडियो आपको पहुँचे, जिससे आपका जो फ्री सीट की उम्मीदें हैं वो और यथार्थ होती चली जाए। ठीक, तो अब बात करते हैं मनोविज्ञान की पहली विधियाँ। जो पहली विधि है, हम एक एक करके चलते हैं जानते हुए। पहली विधि का नाम है अंतर्निरीक्षण विधि। अंतर्निरीक्षण विधि। एक एक ये टॉपिक देखते चलिएगा। ये एग्जाम में आपको अंतर्निरीक्षण विधि आ जाए तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि अंतर्निरीक्षण विधि होती क्या है। अंतर्निरीक्षण विधि का सर्वप्रथम मतलब जनक कहा जाए, अंतर्निरीक्षण विधि के बारे में बताया किसने, ये सबसे पहले जान लेते हैं कि अंतर्निरीक्षण जो विधि है इसके बारे में सबसे पहले बताया किसने। तो हम उस मनोवैज्ञानिक का नाम बता रहे हैं, बुंट व टिचनर ने बताया कि अंतर्निरीक्षण एक विधि होती है जिसके माध्यम से हम दिन प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न प्रकार की घटनाएं जो घटित होती हैं, दिन प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं घटित होती हैं और उससे जो हमको अनुभव मिलता है। एक बार और ध्यान से सुनिए, दिन प्रतिदिन की जो घटनाएं घटित होती हैं और उन घटनाओं के घटने के बाद से जो अनुभव यानी अनुभूति हमको होती है उसी को हम अंतर्निरीक्षण विधि कहते हैं। यानी हम दिन भर में जो हम कार्य करते हैं, अच्छा बुरा जो भी कार्य करते हैं, और लास्ट में हम रियलाइज करते हैं कि यार ये दिन भर हमने ये काम किया, ये काम ने अच्छा किया, ये काम हमसे थोड़ा सा गलत हो गया। तो वही कह रहा है कि जो दिन प्रतिदिन की जो घटनाएं घट रही हैं उसका हम लास्ट में एक समय अनुभूति करते हैं कि क्या हमने सही किया, क्या गलत किया। वो हम क्या कहते हैं उसको, अंतर्निरीक्षण विधि। हम वो अंतर्निरीक्षण विधि में हम खुद से खुद का आकलन करते हैं। ये ध्यान रहे, अंतर्निरीक्षण विधि में हम ये नहीं कि हमारी विधि हम जो कार्य किया उसका दूसरा कोई आकलन करेगा, नहीं, उसका आकलन हम खुद करेंगे। यानी इस विधि का आकलन हम खुद करते हैं, हम खुद रियलाइज करते हैं, दिन प्रतिदिन की घटनाओं को हम किए रहते हैं, और लास्ट में सोते वक्त चाहे किसी समय फुर्सत मिलता है रात में, तो हम सोचते हैं कि क्या हमने दिन में अच्छा किया, क्या हमने गलत किया। उसके बाद हम रियलाइज ये सारी चीजें करते हैं, उसको अंतर्निरीक्षण विधि कहते हैं। एक तरह से लिख दिया जाए तो दिन प्रतिदिन की घटनाओं की अनुभूति, दिन प्रतिदिन की घटनाओं की जो अनुभूति होती है और उससे हम जो कुछ सीखते हैं, जो समझते हैं, उसको अंतर्निरीक्षण विधि कहते हैं, जिसको बुंट और टिचनर ने सर्वप्रथम बताया था। अगर आपसे एग्जाम में यही पूछ ले अंतर्निरीक्षण विधि के जनक कौन है, तो आप कहेंगे बुंट और टिचनर। इसमें क्या होता है अंतर्निरीक्षण विधि में, तो आप कहेंगे कि दिन प्रतिदिन की घटनाओं की अनुभूति, यानी दिन प्रतिदिन की घटनाओं से हम क्या सीखते हैं। जो दूसरा जो विधियां हैं, दूसरा मनोविज्ञान की जो विधि है उसको निरीक्षण विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि।
निरीक्षण विधि क्या होता है भाई? सबसे पहले निरीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? निरीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? एक तरह से इसके बारे में बहुत सारी बातें किसने कही, निरीक्षण विधि को सर्वप्रथम मान्यता दिलाई किसने, ये सारे प्रश्न उठते हैं कि निरीक्षण विधि के बारे में सबसे ज़्यादा किसने कहा, उसके प्रतिपादक कौन हैं, इस विधि में होता क्या है। तो आप कहेंगे इसके प्रतिपादक की बात करेंगे तो जे.बी. वाटसन, जे.बी. वाटसन का मतलब ये बताते हैं कि व्यवहारवाद के जनक, हमने अगर हमारी पहली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि व्यवहारवाद के जनक कौन हैं, तो आप कहेंगे जे.बी. वाटसन। 20वीं शताब्दी में व्यवहारवाद का जन्म हुआ और उसी से आज तक की सदी में व्यवहारवाद ही चलता चला आ रहा है। वही जो व्यवहारवाद के जनक हैं जे.बी. वाटसन, वही निरीक्षण विधि के भी जनक माने जाते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है निरीक्षण विधि में, इसमें प्रेक्षण विधि को प्रमुख माना जाता है। इसमें कहा जाता है प्रेक्षण विधि को प्रमुख माना जाता है। इसमें प्रेक्षण विधि को प्रमुख मान, प्रेक्षण क्या, हम किसी चीज का प्रेक्षण करते हैं, प्रयोग करते। प्रेक्षण का मतलब ये कि हमने एक कागज दे दिया, ठीक, उस पर कुछ आकृतियां बनी हुई हैं, हम उस आकृति से, आप कहते हैं उस आकृति को देख के आप बताइए कि इसमें क्या दिख रहा है, क्या क्या चीजें दिख रही हैं। ठीक, तो आप उसमें देखते हैं, कहते हैं मुझे तो ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, मुझे ये चीज़ें दिखाई दे। वही आकृति मैंने किसी और को दिया, वही आकृति मैंने किसी और को दिया, वो आकृति देखता है तो वो क्या कहता है, मैं ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, मुझे भी ये चीज़ें दिखाई दे, मुझे इससे थोड़ा सा हटके अलग भी दिखाई दे रहा है। यानी अपने अपने देखने का जो नज़रिया होगा वो अलग अलग होगा, उसी चीज़ का हम निरीक्षण करेंगे। ये जैसे मार्कर पेन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये क्या है, मार्कर पेन है, तो कई लोग कहेंगे कि, आप कहेंगे कि ब्लैक चलता है, कुछ लोग कहेंगे कि मार्कर पेन में ये इसी तरह का नीला भी आता है, ये ब्लैक के अलावा इसमें इंक डाल दी जाए ब्लू वाली तो वो ब्लू चलना शुरू हो जाएगा। तो अपने अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो बातें बताते हैं, जो जो बातें कहते हैं, वो निरीक्षण विधि यानी प्रेक्षण विधि के अंतर्गत आता है, उसी को प्रेक्षण कहते हैं। यानी एक ही व्यक्ति के बारे में 100 तरह की राय दी जाए, 100 लोगों से पूछा जाए और वो उस व्यक्ति के बारे में, तो वो लोग अलग अलग तरीके से उस व्यक्ति के बारे में बताएं कि वो व्यक्ति की आंखें ऐसी थी, व्यक्ति का कान ऐसा था, व्यक्ति का मुंह ऐसा था, व्यक्ति का बाल ऐसा था, वो अलग अलग ढंग से इस व्यक्ति की व्याख्या करते हैं, उसको प्रेक्षण विधि कहते हैं, जो जे.बी. वाटसन महोदय ने निरीक्षण विधि के अंतर्गत बताया। अगला है जो विधि है सर्वे विधि। सर्वे विधि, सर्वे विधि क्या होती है भाई? सर्वे विधि क्या होती है? इसमें कहा जाता है कि विभिन्न मुद्दों पर राय लिया जाता है, विभिन्न मुद्दों पर राय लिया जाता है। एक बात और, प्रेक्षण विधि में 2 तरह की विधियां होती हैं। पहला कहेंगे बाह्य और दूसरा है आंतरिक। ये ध्यान रहे, पहला है बाह्य, दूसरा है आंतरिक। अगर प्रश्न पूछ दे कि प्रेक्षण की विधियां कितनी होती हैं तो आपका उत्तर होगा 2 होती हैं। अगर दोनों का नाम पूछा रहे तो आप कहेंगे बाह्य और आंतरिक। ठीक, अगर ये कंफ्यूज, मुझे लगा कि अगर इस तरह से भी प्रश्न पूछ दें तो आपका 1 नंबर छूटना नहीं चाहिए। तीसरा है सर्वे विधि। सर्वे विधि क्या है भाई? विभिन्न मुद्दों पर राय लेना। कहा जाता है विभिन्न मुद्दों पर राय लेना, इसके कोई जनक नहीं माने जाते हैं। विभिन्न मुद्दों पर राय लेना, विभिन्न मुद्दों पर राय लेना किस तरह से भाई? न्यूज़ चैनल वाले होते हैं, सबसे बड़ा इसका उदाहरण यही होता है। न्यूज़ चैनल वाले होते हैं, कभी चुनाव आता है, लोग वो न्यूज़ चैनल वाले क्या करते हैं,
अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं और अलग अलग लोगों से राय लेते हैं कि इस पार्टी में आप क्या देख रहे हैं, इस पार्टी से आपको क्या उम्मीदें हैं, इस पार्टी आपके लिए क्या करने वाली। तो अलग अलग लोगों का मत लेते हैं, अलग अलग लोगों का विचार लेते हैं, अलग अलग लोगों का भाव लेते हैं। इसी को सर्वे विधि कहते हैं। सर्वे विधि में हम जैसे आपसे फ़ोन करके पूछें कि आपका क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक है कि नहीं है, ठीक, तो वो क्या है, मोबाइल के द्वारा भी हम जान सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। इंटरनेट, बहुत सारी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से भी हम ले सकते हैं। मेल, हम किसी को पर्सनली मेल कर सकते हैं कि ये चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं, कैसे क्या होगा, तो हम मेल के माध्यम से भी सर्वे कर सकते हैं। यानी हम किसी की राय लेते हैं विभिन्न मुद्दों पर। जैसे चुनाव आता है, उसके बारे में लोगों से अलग अलग क्षेत्रों में जाके अलग अलग क्षेत्रों में लोगों से मिलते हैं और उन लोगों के एक पार्टी विशेष के लिए हम राय लेते हैं, ठीक, कि ये क्या है, कैसे है, क्यों है। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है सर्वे विधि का। विभिन्न मुद्दे, इसके जनक कोई है नहीं, ये एक तरह से आ गया। अनुप्रस्थ काट विधि चौथा है, अनुप्रस्थ काट विधि। अनुप्रस्थ काट विधि, ये क्या होता है? अनुप्रस्थ काट विधि, भाई काट का मतलब काट नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा कि कुत्ता है काट लो उसको, अनुप्रस्थ है काट लो। सबसे पहले हम अनुप्रस्थ काट विधि क्या होती है, प्रश्न अनुप्रस्थ वाला पूछता है, तो इसको कहते हैं तुलनात्मक अध्ययन। इसको कहते हैं तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन क्या होता है भाई? हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तुलना करते हैं, हम एक वस्तु से दूसरे वस्तु की तुलना करते हैं, हम एक गाड़ी से दूसरे गाड़ी की तुलना करते हैं। यानी हम दो समानांतर लोगों को लेते हैं, यानी हम व्यक्ति को लेगा तो किसी उसी व्यक्ति को लेगा। ये नहीं कि ये पक्षियों का वो मनुष्यों का नहीं, एक समानांतर तौर पे तुलना की जा सकती है। लेकिन अगर कहा जाए कि हम पक्षियों, मनुष्यों में और जानवरों में क्या अंतर रखते हैं, तो हम उसकी भी तुलना कर सकते हैं। यानी एक तरह से हम दूसरे व्यक्तियों से तुलना करते हैं, दूसरे प्राणियों से तुलना करते हैं। यानी एक शेर की प्रजाति है, दूसरी भी शेर की प्रजाति है, एक मनुष्य की प्रजाति है, एक दूसरी मनुष्य की प्रजाति है, एक शहरी है, एक ग्रामीण है। तो हम उन दोनों के बीच देखते हैं कि किस तरह से समानताएं हैं, असमानताएं हैं, उनकी हम तुलना करते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? अनुप्रस्थ काट विधि। अनुप्रस्थ काट विधि में क्या होता है? तुलनात्मक, यानी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से तुलना। कहा जाए एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से तुलना, दूसरे व्यक्ति से तुलना। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से क्या हो रहा है? तुलना करते हैं हम। उसको क्या कहा जा रहा है भाई? अनुप्रस्थ काट विधि। ठीक, अनुप्रस्थ काट विधि। क्रॉस संस्कृति विधि अगला जो है पांचवी जो विधिया है उसको क्या कहते हैं? क्रॉस सांस्कृतिक विधि। क्रॉस सांस्कृतिक विधि, इसमें क्या होता है? ये अनुप्रस्थ काट से मिलता जुलता है। ये जो विधियां हैं क्रॉस सांस्कृतिक विधि अनुप्रस्थ काट से मिलती जुलती है, एकदम मिलती जुलती है, बस थोड़ा सा अंतर होता है इसमें, बस थोड़ा सा अंतर होता है। लेकिन ये दोनों एक तरह से समानांतर होता है। इसमें क्या होता है? एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से साथ तुलना होता है, और इसमें क्या होता है? एक संस्कृति का दूसरे संस्कृति के समूह से तुलना। एक सांस्कृतिक समूह का दूसरे सांस्कृतिक समूह से तुलना। यानी एक सांस्कृतिक समूह, यानी जिसमें हम परिवेश में रहते हैं, हम शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, हम ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारी पृष्ठभूमि दूसरी है, शहरों की पृष्ठभूमि दूसरी है। हम कबीले में चले जाएं, बस्तियों में चले जाएं,
वहाँ की संस्कृति दूसरी है। हम प्रदेशों की बात करते हैं, हम दक्षिण भारत में चले जाएं, वहाँ की संस्कृति कुछ दूसरी है। हम उत्तर भारत में चले आते हैं, वहाँ की संस्कृति दूसरी है। अलग अलग हम जब भारत के अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ की विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ होती हैं, और जब विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ होती हैं उसी संस्कृतियों से हम दूसरी जो संस्कृति होती है उसकी तुलना करते हैं। जैसे हमारे वहाँ शादी विवाह करने का तरीका दूसरा होता है, वहीं महाराष्ट्र में जाइए तो वहाँ भी शादी विवाह करने का तरीका दूसरा होता है। लेकिन वहाँ हम जैसे शादी करते हैं, शादी तो होती है, लेकिन जो सांस्कृतिक तैयारियां रहती हैं, सांस्कृतिक रीति रिवाज रहते हैं, वो अलग अलग होते हैं। वही बात कह रहा है कि हम एक सांस्कृतिक रीति रिवाज की दूसरे सांस्कृतिक रीति रिवाज से तुलना करते हैं। वो क्या कहलाता है भाई? क्रॉस सांस्कृतिक विधि। यहां तक किसी को कंफ्यूजन? अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो बता दे, हम आगे बढ़ते हैं। तब क्षेत्र अध्ययन विधि, क्षेत्र अध्ययन विधि। क्षेत्र अध्ययन विधि क्या होता है? क्षेत्र, इसे नाम से ही आपको स्पष्ट पता चल रहा है, नाम से ही। क्षेत्र अध्ययन विधि का मतलब वो होता है कि हम वास्तविक परिस्थितियों से कहा जाए तो वास्तविक परिस्थितियों होता है, यानी वास्तव में क्या चीज़ें सही हैं क्या गलत हैं, हम वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं। अगर हमसे कोई कहते कि उस कुएं में भूत है भूत है भूत है, तो हम भी कहते हैं भूत है भूत है। हम एक बार जाके चेक करते हैं कि वाकई में उस कुएं में भूत है या उसी तरह से प्रोपेगेंडा यानी एक तरह से भय फैलाया गया है। तो हम उस वास्तविक स्थिति पे जाके देखते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर हम वास्तविक स्थिति पे जाके नहीं देखते हैं तो क्षेत्र अध्ययन नहीं कहलाएगा। लेकिन हम उस वास्तविक स्थिति पे जाके देखते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, तो उसको क्या कहा जा सकता है? क्षेत्र अध्ययन विधि कहा जा सकता है। ठीक, कोई किसी को कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। अगला है सहसंबंध विधि। सहसंबंध विधि, सहसंबंध विधि क्या होता है भाई? सहसंबंध विधि होता क्या है भाई? हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक, उसको संबंध कहते हैं। लेकिन जब साथ साथ दो व्यक्ति एक साथ रहेंगे उसको सहसंबंध कहेंगे कि यानी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ किस तरह का संबंध है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ किस तरह के संबंध है। यानी कहा जाए किन्हीं दो चरों का, यानी दो चर का मतलब आयु और बुद्धि। आयु को ले लेते हैं और बुद्धि की। मान लीजिए हमारी एज बढ़ रही है तो क्या हमारी बुद्धि भी बढ़ रही है, ये हम चेक करते हैं। ये नहीं कि हम आयु हमारी बस बढ़ती चली जा रही है और बुद्धि क्या है, हम 35 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए और हमारी बुद्धि क्या है 18 साल के बालकों बस जितनी होती है। तो ये हम देखते हैं कि क्या इन दोनों के बीच, आयु और बुद्धि के बीच किस तरह का संबंध है। यानी चरों के बीच संबंध। चर किसको कहते हैं? मान लीजिए आयु एक चर हो गया, और बुद्धि, आयु और बुद्धि, इन दोनों के बीच में किस तरह का संबंध है। आयु बढ़ रही है तो क्या बुद्धि भी बढ़ रही है? आयु बस बढ़ रही है, बुद्धि नहीं बढ़ रही है। बुद्धि बढ़ रही है, आयु कम है अभी। तो कहते हैं ना, कक्षा 9 में पढ़ने वाला बच्चा इंटर के गणित लगा लेता है, तो उसमें देखिए किस तरह का संबंध है। वो सहसंबंध किस तरह का है कि उसकी एज कम होने के बाद भी उसकी बुद्धि बहुत तेज है। अब कुछ लोग एज बढ़ती चली जा रही है, उसकी बुद्धि कम रह जा रही है, तो उसी को कहते हैं सहसंबंध विधि। एक के साथ दूसरे का किस तरह से संबंध है और कितना अच्छा संबंध है। अगला है कालानुक्रमिक विधि, 8वां है कालानुक्रमिक विधि। कालानुक्रमिक विधि क्या होता है भाई? कालानुक्रमिक विधि क्या होता है? इसमें नाम से काल का अनुक्रम यानी समय अंतराल, कहा जाए कितने समय का अंतराल है, एक तरह से समय अंतराल। समय अंतराल क्या है?
कालानुक्रमिक विधि में यही है, काल का कितना अंतर है, यानी समय का कितना अंतराल है। यानी हमसे कहा जाए कि 10 साल पहले ये ऐसा दिखता था, मोटा दिखता था, तगड़ा दिखता था, लेकिन आज बड़ा दुबला पतला दिख रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि तब ये ऐसा था और आज ये ऐसा है, यानी तब और अब कह सकते हैं, तब और अब। तब पहले कैसे दिखता था, ये मोटा दिखता था 5 साल पहले, आज कैसा दिख रहा है, पतला दिख रहा है। पहले, अब दूसरे लोगों की बात की जाए तो दूसरे लोग कहेंगे पहले ये पतला था, आज 3 सालों बाद, 2 सालों बाद, 6 महीने बाद इसकी पूरी होलिया ही चेंज हो गई है, पूरा व्यक्तित्व ही चेंज हो गया है। पहले पढ़ने में कमज़ोर था, आज देखो कितने अच्छे से सब कुछ बता रहा है, पढ़ने में कितना तेज है। तो वो किस रूप में आएगा, कालानुक्रमिक विधि में। कालानुक्रमिक विधि के अंतर्गत आएगा कि काल का अंतराल जैसे जैसे समय बदला, उसके अंदर, उसके व्यक्तित्व के अंदर भी बदलाव आया, और बदलाव आने के अंतर्गत तब और अब में क्या अंतर है। आपको ट्रिक के माध्यम से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। यानी हम इस चीज, जो भी चीज़ें मैं विधियां लिखवा रहा हूँ, उसका एक लाइन में पूरी की पूरा निचोड़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। अगला है प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि क्या होता है भाई? प्रयोगात्मक विधि क्या होता है? अरे भाई, किसी चीज़ का हम प्रयोग करते हैं तो किस तरह से, वैज्ञानिक तरीके से, यानी क्रमबद्धता है, जिसके अंतर्गत क्रमबद्धता हो, ठीक, एकदम क्रम के अनुसार उसका हम विश्लेषण कर सकें, ठीक, निरीक्षण कर सकें, प्रेक्षण कर सकें, आदि। मतलब हम किसी भी प्रयोगात्मक को क्या कहते हैं भाई? प्रयोग के द्वारा हम जानेंगे प्रयोग किस रूप में होता है। एक क्रम विधि, एक व्यवस्थित तरीके से होता है, एक क्रम के अनुसार होता है कि पहले क्या क्या करना है, किस तरह से करना है, योजनाएं बनाई जाती हैं, उसके यथावत क्रम के अनुसार वो कार्य चलता है, उसको प्रयोगात्मक विधि कहते हैं। आप हाई स्कूल में पढ़ते होंगे, चाहे इंटर में पढ़ते होंगे, इंटर में अगर जितने भी लोगों ने अगर साइंस वर्ग से पढ़ा होगा तो जरूर प्रयोग जरूर किया होगा। तो प्रयोग किस रूप में? एक क्रमबद्ध रूप में, एक व्यवस्थित तरीके के साथ कि ये कंपोनेंट इसके साथ मिलाया जाएगा तो ये बनेगा, ये कंपोनेंट इसके साथ मिलाएगा तो ये बनेगा। अगर उन कंपोनेंटों को अलग अलग तरीके से मिलाया जाए तो वो अच्छे से बन नहीं पाता और आपके लिए नुकसानदेहक भी हो सकता है। लेकिन जो कंपोनेंट जिस तरह से बताया जाता था, जितनी मात्रा में, आप उसी मात्रा में चुनते थे, तो जो कंपोनेंट आप बनाना चाहते थे वो कंपोनेंट आपको बनता था। वो क्या कहलाता था? प्रयोगात्मक विधि। ठीक, यहां तक सबको समझ में आया। अब लास्ट है 10वां। मनोविज्ञान की विधियों में 10 के दम के अंतर्गत ये 10वीं विधि है, मेटा विश्लेषण विधि। क्या है? मेटा विश्लेषण। मेटा विश्लेषण विधि। मेटा विश्लेषण विधि क्या होती है? इसमें कहा जाता है बहुत सारे प्रयोग किए गए रहते हैं, बहुत सारे, एक नहीं अनेकों प्रकार के प्रयोग किए गए रहते हैं, और उन प्रयोगों को हम देखते हैं, समझते हैं, और उन प्रयोगों को एक साथ हम जोड़ लेते हैं और अपने विचार से कोई नया प्रयोग बना लेते हैं कि ये सारी चीज़ों कहते हैं जुगाड़। इंडिया जो कहता है ना जुगाड़, तो हम विभिन्न कार्यों को देख के कुछ नया सीख लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? मेटा विश्लेषण। यानी अनेक कार्यों को देख के हम कुछ सीख लेते हैं और अपने अनुसार वो कार्य करते हैं, अपने अनुसार वो व्यवस्था करते हैं, उसको मेटा विश्लेषण कहते हैं। यानी विभिन्न प्रयोगों को, विभिन्न कार्यों को, विभिन्न व्यवस्थाओं को हम अनेकों व्यवस्थाओं को एक साथ जोड़ लेते हैं और अपने अनुसार एक नई व्यवस्था बना देते हैं, एक नए प्रयोग बना दे रहे हैं, एक नए कार्य बना दे रहे हैं, उसको मेटा विश्लेषण कहा जाता है। यानी कह सकते हैं विभिन्न प्रयोगों को एक साथ जोड़कर उसका विश्लेषण किया जाता है। यानी विभिन्न प्रयोगों को जोड़कर उसका विश्लेषण किया जाता है। यानी विभिन्न प्रयोगों को हम एक साथ जोड़ते हैं
और अपने हिसाब से एक नए प्रयोग को बना लेते हैं और हम उसका विश्लेषण करते हैं कि ये कार्य जो हम सीखे या समझें आज तक जितने भी कार्य, उसका क्या उपयोगिता है, क्या कार्य उससे नए कार्य मैं कर सकता हूँ, क्या किस कार्य में इसकी सबसे ज़्यादा महत्व है, किस कार्य को हम अच्छे से ढंग से कर सकते हैं इन सारे प्रयोगों को देख के, उन सारे कार्यों को देख के, इन सारी व्यवस्थाओं को देख के। आई होप ये सारे की सारी व्यवस्थाएं आपने देख ली। मनोविज्ञान की जो 10 विधियां, इंपॉर्टेंट 10 विधियां जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो 10 को 10 मैंने एक लाइन के माध्यम से, उसका सारा का सारा निचोड़ मैंने एक लाइन के माध्यम से आप लोगों को बता दिया। चाहे तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, आप इसको एक नोट्स के माध्यम से भी बता सकते हैं। मुझे अगर किसी प्रकार का किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, किसी भी प्रकार का कोई किसी को कन्फ्यूजन हो, तो जो कमेंट बॉक्स है उसमें एक बार कमेंट जरूर करिएगा। हमारी टीम के द्वारा उसका निवारण अवश्य किया जाएगा। धन्यवाद।